इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या है, क्योंकि हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम ओपन हो चुके हैं। तो इसका जो रेलवे ने नाम दिया है इस कैटेगरी को CN3 2024। सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि CN3 2024 इस कैटेगरी को नाम दिया गया है। जो RRB JEE की वैकेंसी आई है, CN1 है वो LP का नाम है, CN2 है टेक्नीशियन का नाम है, और CN3 RRB JEE की वैकेंसी है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो 30 जुलाई से आपका इसका एप्लीकेशन डेट है वो ओपनिंग हो जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो जाकर 30 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब तक चलेगा, इसका विंडो लास्ट डेट रहेगा 29 अगस्त। और जो करेक्शन की डेट है 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक इसके करेक्शन की डेट रहने वाली है। अब इसमें कौन कौन सा वैकेंसी आया है, तो वैकेंसी की अगर इसमें बात करेंगे तो लेवल 7 की पोस्ट आई है। इसमें 17 ओनली गोरखपुर की पोस्ट है, 44,900 लेवल 7 की पोस्ट है। इसका बेसिक पे ये है 18 से 36 ईयर। बेसिकली एज 18 से 33 होता है, लेकिन जो कोरोना की वजह से 3 साल की एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया है रेलवे ने, बहुत अच्छी बात है। और जूनियर इंजीनियरिंग JEE डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इनकी मिलाकर अगर बात करें तो 35,400 बेसिक पे के साथ में 4,934 पोस्ट इसकी आई है। और टोटल पोस्ट बात करें 7,951, दोनों को मिलाकर ये पोस्ट रहने वाली है। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि इसका क्रूशियल डेट क्या रखा है, क्योंकि जो ST OBC और जो SC के कैंडिडेट होते हैं, ST SC OBC के, उनको क्या है कि एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसके साथ ही उनको आरक्षण की सुविधा मिलती है। तो उनको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, तो एक क्रूशियल डेट इसमें दिया गया है। क्रूशियल डेट लास्ट सबमिशन डेट है, यानी कि 29 अगस्त 2024 इसका क्रूशियल डेट रखा गया है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप ST SC OBC सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से बनवा लीजिए। अगर हाल फिलहाल में बनाया हो साल 6 महीने के अंदर अंदर तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका 3 साल 4 साल 5 साल हो चुका है तो आपको एक नया बनवा कर रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जब DV होता है तो उसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें CBT 1 होता है, CBT 2 होता है और DV होता है, और फिर मेडिकल होता है। मेडिकल हर पोस्ट का हिसाब के अलग अलग है। और जो CBT 2 में बुलाया जाएगा आपका 15 गुना कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो पोस्टिंग आप जिस जोन से फॉर्म भरते हैं उस जोन के अंदर जितना भी जो एरिया आता है उसमें आपको रेलवे कहीं भी पोस्टिंग दे सकती है। किसी भी स्टेशन पर JEE की पोस्टिंग लगा सकती है और किसी भी फील्ड में लगा सकती है। आप जिसमें भी वो क्वालिफ़िकेशन कर रखे हो उससे रिलेटेड आपको काम करना होगा। और आपकी इस इलाके के अंदर अंदर, जोन के इलाके के अंदर अंदर आपको कौन सा भी स्टेशन मिल सकता है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेशन आपको दे दिया गया, कोई सा भी आपको मिल सकता है। फिर इसमें बताया गया कि जब आपकी एग्ज़ाम लगेगी तो आपको ST SC का पास दिया जाएगा, यानी कि आप अगर एग्ज़ाम आपकी जयपुर से लेके मुंबई तक लगेगी तो आपको जयपुर से मुंबई तक का एक फ्री पास दिया जाता है। उससे आप 0 रुपये में अपना टिकट बुक कर सकते हो। ST SC कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा रेलवे देती है, क्योंकि जब शुरुआत से लास्ट तक का जो उनका जर्नी होता है उसमें 1 रुपये भी पे करना नहीं होता है, और अच्छे से यात्रा स्लीपर का वो टिकट मिलता है। आप फ्री पास लेकर यात्रा कर सकते हैं। छात्रों का सबसे डाउटफुल क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें मेडिकल में क्या चेक किया जाता है। तो इसमें 3-4 तरह की पोस्टें हैं, सभी में अलग अलग मेडिकल होगा। तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है A3, B1, B2 और C1, इसमें ये मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो A3 में क्या चेक होता है, A3 में आपका चेक होता है कि आपकी जो आँख है वो 6/9 और 6/9 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लास, यानी कि आपका A3 में आपको जो चश्मा लग रहा है वो अलाउ हो सकता है, लेकिन उसका जो पावर है वो 2 डायोप्टर से कम होना चाहिए। किसी का लेंस का पावर रहता है, जब आप आँख चेक कराने जाते हो तो आपके जो उसमें फाइल में लिखा रहता है कि आपके कितने डायोप्टर का चश्मा है, -2.5 का है या 0.5 का है। इस तरह से आपका जो दोनों मिलाकर स्फेरिकल और जो दूसरा आता है दोनों मिलाकर आपका
योग होकर इसमें जोड़ा जाता है कि आपका 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो नियर विज़न है 6/6 का नियर विज़न होना चाहिए। इसके साथ ही आपका बाइनोकुलर विज़न करते हैं, नाइट विज़न करते हैं, इसके लिए कलर विज़न किया जाता है, आपका जो चेस्ट टेस्ट किया जाता है, एक्सरे टेस्ट होता है, ये सब छोटे मोटे टेस्ट आपके A3 मेडिकल में होते हैं। B1 में भी सेम होता है, बस आँख का थोड़ा डिफरेंट होता है कि इसमें 6/12 ले लिया जाता है और 4D से ज़्यादा आपका डायोप्टर नहीं होना चाहिए। और B2 में सेम है कि 6/9 और 6/12, एक आँख आपकी 6/12 भी चल सकती है अगर हो तो। और इसमें भी 4D से अधिक नहीं होना चाहिए। जो रेलवे की कैटेगरी का C1 C2 मेडिकल है वो सबसे लो मेडिकल होता है। इसमें आपका कोई सा भी आँख चल सकता है। 6/12 और 6/18 आँख होना चाहिए। आपका चश्मा का नंबर कितना ही हो, 4 से ज़्यादा हो, 5, 6, 7, 8 कितना भी हो, आपने सर्जरी करा रखी हो आँख का, तो भी आप C1 और C2 मेडिकल में फ़िट हो सकते हैं। एज लिमिट इसमें बात की है कि पहले 18 से 33 आती थी, लेकिन ये एज लिमिट आपकी 1/1/2025 से गिना जाएगा। 18 से लेकर 36 साल के बीच में आप होने चाहिए। यानी कि साफ साफ अगर आपको समझ में ये आए कि UR और EWS का जो जन्म है वो 2 जनवरी 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनकी जो जन्म दिनांक है वो 2/1/1986 से पहले नहीं होनी चाहिए। ST SC की 1984 से पहले की नहीं होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट 18 साल के नहीं हुए हैं यानी कि 1/1/2007 से बाद का उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये इसका एज लिमिट का मतलब रहता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST SC को 5 वर्ष का छूट मिलता है। OBC NCL को नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का मिलता है। एक्स सर्विसमैन को अगर UR EWS में हो तो आप 3 साल का मिलेगा। OBC में हो तो 6 साल का मिलेगा। ST SC एक्स सर्विसमैन होता है जो उनको 8 साल का मिलता है। डिसेबिलिटी PWD वाले कैंडिडेट को 10 साल, OBC को 13 साल और ST SC को 15 साल का छूट मिलता है, क्योंकि अगर आपका एज कंप्लीट हो चुका है उसके बाद भी। फॉर्म फीस की बात करते हैं तो इसमें जो दिया गया है कि फॉर ऑल कैंडिडेट फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। 400 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाता है। जब आप CBT 1 में APR होते हैं तो आपका 400 रुपये रेलवे फिर बाद में रिफ़ंड कर दी जाती है रेलवे के द्वारा। ST SC एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, EBC बनाते हैं जिनकी 250 रुपये फ़ीस लगती है, उनको DV के टाइम पे EBC सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्योंकि अभी का आपका EBC का प्रूफ मांगते हैं कि फॉर्म फिल करते टाइम आप EBC में थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज में आप आते थे, उसका प्रूफ आप जब DV होगा तो आपका मांगा जाएगा। नेक्स्ट हमने बात किया था कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है RRB JEE का। तो इसमें क्या है कि आपको CBT देना पड़ेगा, CBT फर्स्ट। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपको CBT 2 लगेगा। इसमें आपके 15 गुना छात्र पास किए जाते हैं। उसके बाद आपको CBT 2 में APR होना पड़ेगा, फिर आपका DV होगा और फिर मेडिकल होगा। और इसके बाद आपका अगर सब कुछ सही पाया जाता है, एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, उनको वेबसाइट के माध्यम से या फिर SMS, ईमेल, बाय पोस्ट, किसी भी तरह से आपको जो बाय पोस्ट या कैसे भी तरीके से आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। CBT 1 में बात करते हैं तो CBT 1 क्या है कि 90 मिनट का होता है। और जो PWD वाले कैंडिडेट है, स्क्राइब जिनको लिखना पड़ता है दूसरे के माध्यम से, PWD वाले कैंडिडेट को इसमें ज़्यादा टाइम मिलता है, 2 घंटे का, जो कि मिलना भी चाहिए। तो उनको जो 90 मिनट नॉर्मल कैंडिडेट को और PWD कैंडिडेट को 120 मिनट मिलता है। 100 क्वेश्चन उनको करने पड़ते हैं। अब जब ये टाइम हो जाता है तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और साइंस पूछा जाएगा। यानी कि मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस आपका CBT 1 में पूछा जाएगा। कितना कितना क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है CBT 1 के लिए, तो CBT 1 को पास करना इतना टफ नहीं है, आसान है। बस इसमें जो साइंस है वो थोड़ी अच्छी खासी पूछी जाती है। और मैथ के क्वेश्चन है CBT 1 में 30 क्वेश्चन के आएंगे, 30 नंबर के आते हैं। और जो 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के आएंगे रीजनिंग के। GK के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और जनरल साइंस आती है 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। जनरल साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी कि जो 90 क्वेश्चन है ना, जो 90 मिनट में है ना, आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं CBT 1 में।
और मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो यूआर के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। ये आपका जो परसेंटेज मार्क्स है। और जो पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा और रिलैक्सेशन मिलता है, 2% का उसमें आपको पीडब्ल्यूडी के लिए एक्स्ट्रा मिल जाता है। और सीबीटी 2 में क्या करना पड़ता है, तो सीबीटी 2 में आपका आता है 120 मिनट का जो पेपर होता है, 2 घंटे का। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, 160 मिनट और 150 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और 2 घंटे का टाइम होता है, 150 क्वेश्चन उसमें करने पड़ते हैं। सिलेबस में क्या रहता है सीबीटी 2 के में, तो इसमें आपका आता है जीके आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, 10th सीबीएसई सिलेबस का। सीबीएसई अच्छा सिलेबस है, तो अच्छे इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा जाता है। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा जाएगा, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के इसमें क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल एबिलिटी के इसमें क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 2 में, क्योंकि जो मेन खेल है पूरा सीबीटी 2 का ही खेल है। तो इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीबीटी 2 में, जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इसके बाद जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, और एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन यानी जो वातावरण और प्रदूषण रहता है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। और टेक्निकल एबिलिटी ये सबसे मेन सब्जेक्ट है जेई के लिए पास करने के लिए, कि 100 क्वेश्चन आते हैं आपके 100 मार्क्स के। इस तरह से आपका 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना पड़ता है, और 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 ही नंबर मिलते हैं। 150 नंबर का आपका सीबीटी 2 होता है। ये इसमें ग्रुप वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो दिया गया है कि आप इसमें अगर वो करा गया तो आप इस ग्रुप के अंतर्गत आओगे, और अगर आपने इसमें बीटेक या फिर कुछ किया हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ भी किया हो, तो आप इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड इंजीनियरिंग के अंदर आओगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड आपने बीटेक किया या डिप्लोमा किया तो आप इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आओगे। जैसा कि यह आपको पता होगा नॉर्मल चीज़ है। जो सीएमएस की पोस्ट है ना, सीएमएस की पोस्ट के लिए आपको डिग्री और इसके इक्विवेलेंट में लिए केमिकल टेक्नोलॉजी से आपको डिग्री इसमें चाहिए। इसमें जो पोस्ट पैरामीटर है उसमें काफ़ी झमेला दिया गया है, क्योंकि अंडरस्टैंड आपको इतना इजीली नहीं हो पाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि केमिकल सुपरवाइज़र का जो पोस्ट है, केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, और उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो B1 होगा। B1 में 4 डायोप्टर तक का आपका चश्मा अलावा, और इसमें डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी में आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और मोर द फॉलोइंग फील्ड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपका लैंग्वेज और पेंट्स एंड करोजन प्रिवेंशन, पॉलीमर्स नॉलेज एंड ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आपको केमिकल टेक्नोलॉजी में डिग्री मांगा जाएगा। इसके साथ ही MSR का पोस्ट है मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च का, ये 7th CPC का जॉब है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। B1 मेडिकल इसमें मांगा जाएगा। तो इसमें आपको डिग्री होना चाहिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का एक किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपको एक कंप्यूटर नॉलेज अच्छा खासा इसमें होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियरिंग की अब जो मेन चीज़ है अपनी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है, और आपका C1 इसमें कैटेगरी का मेडिकल मांगा जाता है। और आपको इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, किसी भी तरह का आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए। यहाँ पर जिस जिस डिपार्टमेंट का नाम दिया, जैसे मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल में आपका होना चाहिए। इंजीनियरिंग में आपका सिविल में होना चाहिए, BSc कर रखी हो आपने सिविल में, ये दे भी रखा है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और या फिर BSc इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन, कैसा भी आपका चलेगा। आपने सिविल इंजीनियरिंग की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसमें आप जेई का सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें भी C1 मेडिकल मांगा जाता है। जूनियर इंजीनियरिंग जो वर्क्स में होता है उसमें C1 मेडिकल मांगा जाता है, और वर्क्स एंड रिसर्च में जेई की पोस्ट होती है इसमें B1 मेडिकल मांगा जाता है। और जो सिविल डिज़ाइन में होता है, डिज़ाइन एंड सिविल में, उसमें भी आपका B2 कैटेगरी का मेडिकल मांगा जाता है। और जूनियर इंजीनियरिंग सिविल वर्कशॉप में आपका C1 कैटेगरी का मेडिकल मांगा जाता है। इसके साथ ही अगर जेई की बात करते हैं, ट्रैक में मशीन में जो जेई बनते हैं उनको कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है, A3 मेडिकल उसको चाहिए, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल,
इंजीनियरिंग, इस इन तरह से आपका जो जिस चीज़ से रिलेटेड आप फॉर्म भर रहे हो ना, उस चीज़ से रिलेटेड में आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक किसी भी एक चीज़ होना चाहिए। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें B1 कैटेगरी का मेडिकल मांगा जा रहा है, और जो आपको साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए और मिनिमम 45% आपका होना चाहिए। यानी कि आप BSc होल्डर है तो BSc वाले भी इस पोस्ट को भर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। SNT में अगर जेई की बात करते हैं तो कंप्यूटर में जेई की बात करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग SNT के लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, SNT डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए, और इसमें C1 कैटेगरी का मेडिकल मांगा जाता है SNT में, और टेली कम्युनिकेशन में A3 का मांगा जाता है, और आपका जो जूनियर इंजीनियरिंग SNT सिग्नल में मांगा जाता है आपका A3 का, और वर्कशॉप SNT मांगा जाता है C1 का। यानी कि अलग अलग मेडिकल क्राइटेरिया है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो अगर आप जेई का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी के रूप में मिलेगा कि आपने किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया, आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, और आपने जो डिप्लोमा किया है वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिप्लोमा कर रखा है, और उसी हिसाब से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड तय होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें ये दिया गया था। अगर आप इसका फुल नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। ये मैंने जो नोटिफिकेशन है वहाँ डाल रखा है। इसमें आपको जोन वाइज वैकेंसी दिया गया है कि अजमेर से कितना आया था, इलाहाबाद से कितना आया था, बेंगलोर से कितना है। इस तरह से आप जहाँ से थोड़ा अच्छा वैकेंसी है, एवरेज वैकेंसी, आपके अनुसार आपके अकॉर्डिंग आप अपना जोन चूज कर सकते हो और फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी आपका एक डाउट ये भी होगा कि हमको डॉक्यूमेंट कौन कौन से बना लेने चाहिए। कैंडिडेट शॉर्टलाइज जो DV के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, उसमें दिया गया है कि आपको एक 10वीं की मार्कशीट चेक की जाएगी, 12th की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट चेक की जाएगी। 10वीं की मार्कशीट आपकी चेक की जाएगी डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए। इसके बाद आपका 10th प्लस 12th का इंटर है जो हायर सेकेंडरी होता है, उसका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चेक किया जाता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग साइंस डिग्री सर्टिफिकेट, जिसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही आपका ST SC या फिर OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें जो फॉर्मेट अलग अलग दिया गया है, Annexure 1 में ST SC का है और OBC नॉन क्रिमिनल में Annexure 2 का है। और जो डिक्लेरेशन NCL का डिक्लेरेशन है वो OBC वालों को फिल करना पड़ता है। एक ऐसा फॉर्म आता है, उसमें बोला जाता है कि हाँ मैं OBC में नॉन क्रीमी में आता हूँ, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। वो डिक्लेरेशन होता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर आप EBC से भरते हो, EBC का मतलब है अगर आप अभी 250 रुपये फ़ीस देना चाहते हो कि हाँ मैं EBC से हूँ, तो आपको EBC सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है कि मेरी परिवार की वार्षिक आय इतनी है, कम है, और मैं 250 रुपये देना चाहता हूँ। तो आपको एक ऐसे बना कर रखना है अगर आप EBC के रिलेटेड परिवार में आते हो तो। इसके साथ ही आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन बनाना पड़ता है अगर हो, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन का बनाना पड़ता है। मेडिकल अगर कोई PWD का तो PWD से रिलेटेड उसको प्रूफ देना पड़ता है। सेल्फ डिक्लेरेशन, NOC देना पड़ता है अगर कोई पहले से जॉब कर रहा हो। जैसे मैं अभी रेलवे में एम्प्लॉय हूँ, तो अगर मैं इसमें सेलेक्ट होता हूँ तो मेरे को NOC हमारे ऑफिस से लेना पड़ेगा। NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, NOC फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल विद प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, और सेल्फ क्लैरिफिकेशन बाय ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को ये दिया जाता है। इसके साथ हम बात करते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ विडो, अगर विधवा है कोई तो उनके पति हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि अगर वो विधवा का रिजर्वेशन लेना चाहती है तो, अगर नहीं लेना चाहती है तो नहीं सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, वेयर सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी सेल्फ अटेस्टेड। तो सेल्फ अटेस्टेड जब आप DV के टाइम देते हो सेल्फ अटेस्टेड मांगते हैं, या तो वो हिंदी में होना चाहिए या इंग्लिश में, दो ही लैंग्वेज में अपना सर्टिफिकेट आता है। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन द कैंडिडेट टू प्रोसीडिंग, एक मिनट क्या लिखा है, प्रोड्यूसिंग दियर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन देयर डेट ऑफ DV, यानी कि DV के अलावा उनको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि सर मेरा भूल गया है या ऐसे हो गया है। कुछ केस में अगर आपको माफ़ कर दिया जाता है कि आप ऐसे बाई पोस्ट सबमिट करा सकते हैं या फिर किसी तरह से दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको टाइम पे ही सब कुछ डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं।
तो दोस्तों इस फुल नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया गया है। टोटल 74 पेज का एक नोटिफिकेशन है। इसमें 1 बाय 1 अगर आप सब चीज़ देखना चाहते हो तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। उसमें आपको ये लिंक और PDF दिया गया है कि इसमें आप देख लेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।